खुशामदीद सामीन, आप सुन रहे हैं रिफा FM 102.2। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सलीम और प्रोग्राम को कहते हैं आपकी सेहत। सामीन कराम, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम सेहत से मुतल्लिक आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स लेकर आएँ ताकि आपको सेहत के हवाले से आगाही हासिल हो सके। और ये जो प्रोग्राम है आपकी सेहत, अगर आज के एपिसोड की मैं बात करूँ तो आज का जो एपिसोड है वो रेलवे हॉस्पिटल वेस्टेज रावलपिंडी के ताउन से पेश किया जा रहा है। अगर आज के मैं टॉपिक की बात करूँ सामीन कराम, तो आज हम बात करेंगे एक्यूट अपेंडिसाइटिस के हवाले से। और ये आम तौर पर पेट का दर्द समझा जाता है, लेकिन ये मिस डायग्नोसिस हो सकती है और बच्चों और बड़ों में एक कॉमनली ये चीज़ देखी जाती है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ माहिर सेहत हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद साहब, और ये कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन है और आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और आज के टॉपिक के हवाले से उनसे तफसील से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बस अल्लाह। अच्छा, आज का जो टॉपिक है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, इसके हवाले से बताइएगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं सबसे पहले, क्योंकि जो बीमारी के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बताइएगा कि वो आम अलामात क्या है जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं वो इस हवाले से जान सकते हैं। जी, बड़ा वैलिड सवाल है बेसिकली आपका। नॉर्मली अब ये डिपेंड करता है कि किसको नॉर्मली ये जो बीमारी है पहले बच्चों को भी होती है, ख़वातीन को भी होती है, यंग फीमेल्स को भी होती है और उसके बाद बूढ़े लोगों को भी होती है। नॉर्मली ये बीमारी में आपका वेग से सिम्टम्स होते हैं। स्टार्ट में आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द स्टार्ट होता है। स्टार्ट में पेशेंट हमेशा आपके पास कंप्लेंट यही करता है कि मुझे ऊपर वाले हिस्से में दर्द है, और जबकि ये जो अपेंडिक्स है नॉर्मली पेट के निचले हिस्से में मौजूद होती है, मगर स्टार्ट दर्द हमेशा ऊपर वाले हिस्से में या सेंटर से होता है। तो वेग से सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट बता नहीं पाता। नॉर्मली ये एक कॉमन बीमारी है, आपके पास पेशेंट्स डेली के हिसाब से आ रहे होते हैं और ये स्टार्ट करता है ऊपर वाले हिस्से से और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडिएट करता है टुवर्ड द राइट साइड, लोअर बेली पे। और उसके बाद इसमें 2 से 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं और 3 दिन भी लग सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, आपका खाने पीने का दिल नहीं करता। बच्चों में एनोरेक्सिया जिसे कहते हैं, आपको भूख नहीं लगती और आपको वॉमिटिंग नहीं होती, मगर आपका दिल मतली होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉमिटिंग के एपिसोड्स नहीं होते, हार्डली एक एपिसोड कोई हो गया तो हो गया, मगर आपका दिल मतली होता है और नॉर्मली इस तरह अलामत आते हैं। सही। सामीन कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी सेहत, और ये प्रोग्राम ना सिर्फ हमारे FM रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है बल्कि हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त आप इस प्रोग्राम को लाइव देख भी सकते हैं। और टॉपिक के हवाले से कोई आपके सवालात हैं वो भी आप कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद, कंसल्टेंट जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है और रेलवे हॉस्पिटल में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं रेलवे हॉस्पिटल में, मैं चाहूँगी कि आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में भी थोड़ा सा आगाह कर दें और इसके हवाले से अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दें। जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने बेसिकली FSC सर सैयद कॉलेज जो माल रोड है वहाँ से की थी, और उसके बाद मैंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से अपना MBBS किया, और बाकी मैंने FCPS जो है फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन कराची से, CPSP कराची जो नॉर्मली कंसल्टेंट्स का जो बड़ा इंस्टीट्यूट है उससे मैंने अपना FCPS किया, और उसके बाद मैंने रिफा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और इसके साथ साथ मैं सर्जिकल टीम का भी हिस्सा हूँ, और ये मेरी क्वालिफिकेशन है बेसिकली। सही। अच्छा, जैसे कि आपने अलामात का जिक्र किया इस बीमारी के हवाले से, ये बताइएगा कि इसकी जो यानी कि डायग्नोसिस है वो किस तरह से की जाती है, या कोई टेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं डॉक्टर की तरफ से? हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये डायग्नोसिस में थोड़ा सा इसमें मुश्किलात होती हैं आम सिंपल डॉक्टर्स के लिए। नॉर्मली जो GPs होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो डायग्नोस नहीं कर पाते और जिसका असर पेशेंट्स के ऊपर पड़ता है। नॉर्मली आप एक ब्लड सैंपल कराते हैं जिसमें आपका एक काउंट होता है, न्यूट्रोफिल काउंट्स, जो नॉर्मली एक ब्लड के अंदर आपको नज़र आता है वो 80% से ऊपर हो जाए, या TLC नॉर्मली इतना ज़्यादा रेज नहीं होता, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा रेज नहीं होता। और इसके अलावा ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, नॉर्मली सर्जन अपने एक्सपीरियंस के ऊपर डायग्नोस करता है,
लैब्स कभी कभी ठीक भी आती हैं, इसमें आपकी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक भी आती हैं। अच्छा, नॉर्मली पेशेंट्स का हम जब अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं किसी पेशेंट को जिसको हमें सस्पिशन हो कि इसको अपेंडिक्स का मसला है, और वो अपेंडिक्स में रेडियोलॉजिस्ट उसको क्लियर कर देता है, नॉर्मल स्टडीज बेसिकली देता है, तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि ये तो नॉर्मल स्टडी है, लैब्स ब्लड रिपोर्टिंग के अंदर भी कुछ नहीं है, मगर ये बीमारी सर्जन के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के ऊपर डायग्नोज करते हैं। हम रेडियोलॉजी की रिपोर्ट्स के ऊपर हम नहीं जाते हैं, ना हम लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स के ऊपर जाते हैं कि हम जी उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये डिपेंडेंट, मैंने आपको वही बताया कि डिपेंडेंट जो है सर्जन अपने एक्सपीरियंस के ऊपर करता है कि आपको ही मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि लैब्स भी ठीक हो सकती हैं और रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी आपकी ठीक हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जब भी कोई मसला हो तो आप अपने सीनियर कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता करें, और जीपीज़ के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि उनको पता होना चाहिए, ये बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कि ये लैब्स भी ठीक आती हैं और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स भी ठीक आती हैं इसमें। सही है। आप इस आगाज़ में आपने बताया कि मिस डायग्नोस हो जाता है ये मसला, लोग इसको मतलब गलत तरीके से इसको ले लेते हैं, तो ये बताएगा कि तशखीस किस तरह से ठीक हो सकती है और आम लोगों में इसके बारे में गलत फहमियाँ क्या पाई जाती हैं पेट के दर्द के हवाले से? नॉर्मली ये ऐसे बताया कि जैसे कि पेशेंट पहले रिपोर्ट करता है जनरल प्रैक्टिशनर के पास, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो एक्सपीरियंस्ड हो और उसको चीज़ों का पता हो और वो ट्रेंड हो, इनएक्सपीरियंस ना हो, और नॉर्मली वो इन टच हो अपने कंसल्टेंट के साथ। उसको अगर थोड़ा भी 1% भी शक हो तो वो कंसल्टेंट के साथ, जनरल सर्जन के साथ इन टच हो कि मुझे लग रहा है कि ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, आप इसको असेस करें, ना कि उसको गैर जरूरी पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स देख के चीज़ों को डिले करे, कल को वो कोई और कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाए। सही। अच्छा, इसके बताइएगा कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं और पहले क्या मेडिकेशन दी जाती है, उसके हवाले से तफसील से बताइएगा। बेसिकली इसमें आप पेन स्टार्ट में तो आपने ऑब्वियसली बात है पेशेंट को स्टेबलाइज करना है पेट में दर्द के साथ, उसके सिम्टम्स को रिलीव करना है ताकि पेन किलर्स हों, कोई स्टैट एंटीबायोटिक्स आप दें इसको जनरलाइज, और उसके बाद आप जब अपना वर्कअप कर लेते हैं, अपना ब्लड सैंपल्स वगैरह रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के साथ, उसके बाद आप अपनी क्लिनिकल असेसमेंट के साथ, उसके बाद आपने एक फाइनल डायग्नोसिस की तरफ आना होता है कि आपको सस्पिशन है कि ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस है। तो नॉर्मली इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, आइदर क्या आप ओपन, जिसे मतलब आप विदाउट इंसर्टिंग अ कैमरा इनसाइड, आप एक ओपन मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आप लेप्रोस्कोपिक तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें आपने 3 छोटे छोटे चीरे दे के उसमें कैमरा से करके पोर्ट्स के थ्रू, लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी चल रही है उसके थ्रू भी हो सकता है। और मगर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताना था कि फीमेल्स के अंदर, स्पेशली फीमेल्स में जो एक्यूट अपेंडिसाइटिस है कभी कभी बेसिकली मिंगल्ड हो जाता है यूटीआई के साथ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ, या किसी ओवेरियन सिस्ट के साथ, क्योंकि फीमेल्स की एनाटमी या उनका डिफरेंट होता है। मेल्स में थोड़ा सिंपल होता है, फीमेल्स में उस रीजन के अंदर बच्चेदानी के साथ साथ उनके जो ओवरीज होती हैं वो भी मौजूद होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी कि बाकी वो चीज़ें तो क्लियर हैं। तो फीमेल्स में हम बेसिकली अल्ट्रासाउंड पेल्विस भी साथ साथ कराते हैं। मगर जहाँ तक आपका सवाल था कि ओपन एक मेथड से है और एक लेप्रोस्कोपिक मेथड है, दोनों हम अवेल कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए। सही। सामीने कराम, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी सेहत और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद और एक कंसल्टेंट जर्नल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, और आज हम बात कर रहे हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस के हवाले से कि इसकी अलामात क्या होती हैं, इसके अलावा इसमें किस तरह का जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है और पेशेंट को जो है वो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया है कि इसके जो ऑप्शंस, आपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के हवाले से भी आपने बात की, ये बताइएगा कि क्या इसके कॉजेज़ भी हैं कोई, या इसका कोई ऐसी चीज़ जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है, ऐसी भी कोई बात है जिसका ख्याल रखना चाहिए? बेसिकली तो कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है इस बीमारी की। अपेंडिक्स बेसिकली हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, जो कि आंत के साथ, बेसिकली मैं एक लेमन टर्म में आपको यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं कर रहा ताकि लोगों को ही पता हो, क्योंकि हर बंदा जो सुन रहा है या देख रहा है वो डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए मैं लेमन टर्म्स ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली आंतों के साथ एक बेसिकली 2 to 3 सेंटीमीटर की एक छोटी सी एक पाइप नुमा चीज़ लगी होती है जिसके अंदर उसका कनेक्शन होता है आंत के साथ।
कुछ रिसर्च ये भी कहते हैं कि ये कुछ इम्यूनिटी की अगेंस्ट जो चीज़ें हैं तो वो भी प्रोड्यूस करता है। और कुछ लोगों का एक नज़रिया होता है कि ये जी वेस्टिजियल ऑर्गन है, कि मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको निकाल भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं। मगर नहीं, अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई है। ये तो रिसर्च के अंदर है कि इसके अंदर भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है, ये आंत का एक हिस्सा है और इसकी कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है कि जिस पे हो, और ये किसी को भी हो सकती है। मगर नॉर्मली बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 साल से छोटे बच्चे को ये बीमारी नहीं होती, बहुत रेयर है, नहीं होती। 3 साल से छोटे बच्चों को अपेंडिक्स की बीमारी नहीं होती है। और उससे ऊपर ख़वातीन को भी हो सकती है, मेल्स को भी हो सकती है, बूढ़ों को भी हो सकती है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये नॉर्मली मिसडायग्नोज होती है, कि लोग कंफ्यूज होते हैं जीपीज डॉक्टर्स कि इसको हम इस तरफ करें या ना करें। और लैब्स के अंदर भी क्लियर कट नज़र नहीं आती। बहुत से मैंने केसेस किए हैं जिनके अंदर लेबॉर्टरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नॉर्मल थी, मगर जब ऑन ग्राउंड आप परफॉर्म की सर्जरी तो उसके अंदर अच्छी खासी वो चीज़ें इन्फ्लेम्ड थी। और पेशेंट जब जैसे ही सर्जरी हुई तो पहले वो दर्द से तड़प रहा था, और जैसे ही सर्जरी ख़त्म हुई और 2-3 घंटे जब होश आया, जब वो ठीक हुआ, तो वो बिल्कुल ठीक था, उसको दर्द गायब था। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी किसी से अपना मुआयना कराएं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसी मोहल्ले में या किसी इलाके में किसी मतलब एक नॉर्मल एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से या कंसल्टेंट से आप अपना इलाज कराएं, ना कि आप ट्रायल्स और टेस्ट के ऊपर चलते रहें। अच्छा, जैसे कि आपने बात की सर्जरी के हवाले से कि जो सर्जरी में ही ये चीज़ जो है वाज़े तौर पर सामने आती है, तो क्या इसका इलाज मेडिकेशन के ज़रिए भी किया जा सकता है? कोई दवाएं दी जाती हैं? इलाज आप देखें, जब आपको दर्द होगा तो आप पेन किलर्स देंगे तो वो दर्द जो होगा वो सप्रेस हो जाएगा। एंटीबायोटिक देंगे, इन्फेक्शन है तो वो सेटल हो जाएगा। मगर नॉर्मली अगर रिकरेंट नॉर्मली इसमें एक बीमारी आती है, इसमें आप चीज़ों को तो सेटल कर देते हैं, मगर विद टाइम ये दोबारा रिकरेंस करती है, दोबारा हो जाती है। तो रिकरेंट अपेंडिसाइटिस बहुत कॉमन है। तो नॉर्मली ये करते भी ही हैं कि पैराफ्रीज में आपको पेन किलर्स और एंटीबायोटिक दे के उसको सप्रेस कर देते हैं। वो फॉर द टाइम भी तो सप्रेस हो जाता है, मगर महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद दोबारा वो दर्द होता है। और मल्टीपल टाइम पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मुझे पूरे साल से दर्द हो रहा है, पेट में सेटल नहीं होता, हर 2 महीने के बाद एक एपिसोड आती है, मैं अपने जीपी के पास जाता हूँ, वो पेन किलर दे देता है और उसके बाद वो सेटल हो जाता है। तो एक्चुअल मसला ये होता है कि वो उसको सप्रेस कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, जैसे कि आपने सर्जरी की बात की कि सर्जरी से ये मसला हल हो जाता है, तो बाद में भी क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं? देखिए, कोई भी सर्जरी जो होती है वो कॉम्प्लिकेशंस के बगैर नहीं होती। एक इवेंट है, एक सर्जरी है, कॉम्प्लिकेशंस हर चीज़ में होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, मगर ओवरऑल कोई आपके अगर सर्जरीज परफॉर्म ठीक हो जाए तो इसकी आफ्टर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आफ्टर सर्जरीज। मगर नॉर्मली सर्जरीज जब भी होती हैं कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ होती हैं, वो अगर सर्जरी गलत परफॉर्म की जाए तो। मगर अगर सर्जरीज ठीक है, सर्जरी ठीक हुई है, तो फिर कोई मसला नहीं होता। मतलब बाद में भी दवाएं दी जाती हैं उसके बाद? पोस्ट ऑफ आफ्टर सर्जरी बेसिकली आपकी 1-8 दिन की दवाई देते हैं, पेन किलर्स वगैरह, कोई एंटीबायोटिक देना हो तो। मगर नॉर्मली वो हफ्ते बाद ठीक होते हैं, 10 दिन के बाद आप स्टिचेस आउट कर लेते हैं और नॉर्मल अपने रूटीन, डेली रूटीन के जिस तरह काम कर सकते हैं आप उस तरह करते हैं। अच्छा, क्योंकि आपका डॉक्टर साहब तजर्बा भी रहा है, तो आपने अपने तजर्बे से क्या पाया कि किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप भी है? बेसिकली यंग एज में, तकरीबन टीन्स के एज में ये नॉर्मली ज़्यादा होता है। इसमें नॉर्मली रिसर्च में भी यही है कि मई और अगस्त के महीने में नॉर्मली इसकी अकरेंस ज़्यादा होती है। इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है जो हमने किताबों में देखा है, मगर कहते हैं कि मई और अगस्त के महीने में अपेंडिक्स के मसले ज़्यादा होते हैं। अच्छा, सही। तो और किस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा? टीन्स के अंदर नॉर्मली 15, 18 और इस एज ब्रैकेट में ज़्यादा होते हैं। मतलब 10 से लेके 20 के बीच में ज़्यादा होते हैं। सही। और जेंडर के हवाले से मतलब? नहीं, फीमेल्स और मेल्स के अंदर कोई कंप्लीट कोई उस तरह का नहीं है कि फीमेल्स में ज़्यादा हो, मेल्स में कम हो, इक्वल है दोनों में। सही। सामीने कराम, इस वक्त आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी सेहत, और ये प्रोग्राम आपके लिए हर मंगल के दिन 12 बजे पेश किया जाता है। और इस प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि हम सेहत के मसाइल से मुतल्लिक जो है आपसे गुफ्तगू करें, आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स लेकर आएँ। और आज हम बात करें एक्यूट अपेंडिसाइटिस के हवाले से, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको पेट का दर्द समझकर जो इसकी तशख़ीस नहीं हो पाती, डिले होता रहता है, जिसकी वजह से जो मरीज़ की जो प्रॉब्लम्स है या जो पेचीदगी है वो बढ़ जाती है।
तो इस हवाले से आज हमारी तफसीली गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीद साहब, और ये कंसल्टेंट जनरल हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। इस हवाले से वो आज हमें काफ़ी मालूमात भी दे रहे हैं कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और इसमें किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी मुख्तसर है, आप मरीज़ों को या जो पेट के दर्द में मुब्तला हैं उनको आप किन हदायत, कोई ऐसी हदायत देना चाहेंगे कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें? बेसिक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आपका डेली लाइफस्टाइल का पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका बीमारियों के रेफरेंस से किसी भी आपका जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, इसके अलावा डाइट प्लान आपका बिल्कुल बड़ा ठीक होना चाहिए। आपकी ओवर डाइट मतलब नॉर्मली 2 मील्स बहुत हैं पर डे के हिसाब से, जो हमने नॉर्मली स्टार्ट की हुई 3 मील्स, ये मेरे ख्याल से कम ही, बल्कि 3 नहीं 4-5 शाम की चाय भी मिलाएं और सारी चीज़ें मिलाएं तो बिल्कुल 2 मील्स इज़ अनफ। और दूसरा आपका जो है नॉर्मली अपने डॉक्टर्स जो हैं आप उनसे जिनसे आप करते हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए। ये हमारा होता है थोड़ा सा कि हम लोग नॉर्मली हकीम या किसी दम दरूद और ये वो चीज़ों के ऊपर गली मोहल्लों के अंदर कोई कंपाउंडर्स वगैरह होते हैं, जो पैरामेडिक स्टाफ होते हैं, उन्होंने भी क्लिनिक्स खोले होते हैं। ऐसा आपको पता है नॉर्मल सोसाइटी में चल रहा है। क्वालिफाइड नहीं होते जिनके पास, उनके पास आके इंजेक्शन लगवा लेते हैं कोई दर्द का वो फॉर द टाइम। फिर जब ये चीज़ें एग्रीवेट करती हैं और बाद में कल को जो एक छोटे ऑपरेशन के साथ वो चीज़ें हल हो सकती हैं, वो कन्वर्ट होती हैं एक बड़े चीरे के साथ, बड़े एक ऑपरेशन के साथ, जिसे लेप्रोटमी कहते हैं। जब वो फट, जैसे एक नॉर्मल हम लोग देखते हैं कि अपेंडिक्स फट गई है जी इसकी, वो जहर पूरा फैल गया, वो परफोरेट हो जाती है जब, क्योंकि वो मिसमैनेज होती है पैराफ्रीज के अंदर। और तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जिस तरह हर प्रोफेशन के अंदर एक क्वालिफाइड टीम होती है, तो आप उसी पे ट्रस्ट करें, ना कि आप हकीमों के पास जाएं या फिर आप पैरामेडिक स्टाफ जो किसी ने कोई क्लिनिक वगैरह उनके पास जाके पेन किलर लगवा दिया। ये सब बहुत से इवेंट्स होते हैं जो हम डेली रूटीन में देखते हैं और उसके मसले पेशेंट्स को आते हैं, जो कि फिर बाद में वो पछताते भी हैं कि हम अगर टाइमली कंसर्न बंदे के पास जाते हैं, क्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं, तो उसका फ़ायदा भी होता है, ना कि हमारा गैर ज़रूरी वक्त और सेहत, सबसे इंपॉर्टेंट सेहत जो उनकी इफेक्ट होती है, वो जो फैमिली के ऊपर जो टॉर्चर आता है, फैमिली के ऊपर जो स्ट्रेस आता है, वो फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, फाइनेंशियल बर्डन जब आपका एक सर्जरी जो कि एक मिनिमल रेट्स के ऊपर वो हो सकती है, वो कन्वर्ट हो जाती है एक बड़ी सर्जरी में, तो एक्सपेंसेस वो डबल नहीं ट्रिपल हो जाते हैं जब सब। मगर उससे भी इम्पोर्टेंट बात आपकी सेहत पे कितना इफेक्ट आता है। एक छोटी सर्जरी कन्वर्ट हो जाए एक बड़ी सर्जरी पे, जिसमें आपकी जान को ज़्यादा खतरा हो, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेहत से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। वो पूरी उम्र के, स्पेशली यंग फीमेल्स और यंग बच्चे अगर जिनका पूरा पेट खुल जाता है इन इसी नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उन्हें आगे लाइफ में आगे भी चलना होता है ऐसी चीज़ों को लेके। सही, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से डॉक्टर नवीद ने ये मैसेज भी दिया कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और कोएक्स के पास या जो हकीम है या जो क्वालिफाइड नहीं है, जो डॉक्टर्स जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं, तो उनसे आपने जो है गुरेज करना है, आपने क्वालिफाइड डॉक्टर से आपने फ़ौरन रुजू करना है अगर आपको पेट के दर्द की शिकायत होती है, तो ताकि आपका जो मसला है वो बर वक्त जो है उसकी तशख़ीस हो सके। अगर उसकी सर्जरी हल है या उसकी कोई भी मेडिकेशन से उसको हल किया जा सकता है तो वो बर वक्त हो सके। बहरहाल डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें तफसील से आगाह किया। एक्यूट अपेंडिसाइटिस के हवाले से आज हमने बात की कि इसका किस तरह से अलामात क्या होती हैं, इसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, हमें किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस के हवाले से जो है मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी सेहत के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।